यानी हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं मुख्यतः स्टार मिसाइल को लेकर आई एक बड़ी अपडेट से। आप सबको पता है कि डीआरडीओ की मुख्यतः जो स्टार मिसाइल है उसको एक सुपरसोनिक जो टारगेट मिसाइल है उसके तौर पर विकसित किया गया था, जहां पर इसका प्राइमरी उद्देश्य ये था कि ये एक सुपरसोनिक टारगेट को मिमिक करती या ड्रोन को मिमिक करती और इसे बेसिकली ट्रेनिंग पर्पज में यूज किया जाता। लेकिन जब इसका पोटेंशियल देखा गया तो कहीं न कहीं हमें ये अपॉर्चुनिटी दिखी कि इस मिसाइल का उपयोग सिर्फ एक सुपरसोनिक टारगेट मिसाइल के तौर पर नहीं किया जा सकता, बल्कि हम इसका उपयोग एक एवैक किलर या फिर हम एंटी रेडिएशन मिसाइल में कर सकते हैं। और अब कुछ ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स की अगर हम बात माने तो इस समय इस मिसाइल को लेकर के जो फेज 3 के कॉम्बैट स्टाइल फ्लाइट ट्रायल्स हैं इनकी शुरुआत हो चुकी है, जहां पर अब भारतीय वायुसेना इन मिसाइल को सिर्फ सुपरसोनिक टारगेट के तौर पर यूज नहीं करेगी, बल्कि स्टार मिसाइल को आने वाले भविष्य में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1 ए से एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड जो वेरिएंट है उनमें टेस्ट किया जाएगा। और ये मिसाइल आने वाले भविष्य में एंटी रेडिएशन और एंटी एवैक मिशन में यूज की जाएगी। यानी स्पष्ट है कि स्टार मिसाइल को जो जिम्मेदारी मिली थी अब वो जिम्मेदारी बढ़ने वाली है। रिपोर्ट ये भी इंगित करती है कि एक बार जैसे ये ट्रायल कंप्लीट कर लिए जाएंगे तो दूसरे मिसाइल में इनके इंटीग्रेशन के जो रास्ते हैं वो अपने आप खुल जाएंगे। डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि एक बार जब ये मिसाइल लॉन्ग रेंज में जाकर के अपने ट्रायल्स को पूरा करेगी तो दुश्मन के जो एवैक प्लेटफॉर्म हो गए या फोर्स मल्टीप्लायर हो गए उनको डिस्ट्रॉय करने में भारत इनका यूज कर सकता है। और कहीं ना कहीं भारत इसी क्षेत्र में काफी अच्छे से बढ़ रहा है। अगर ये टेस्ट पूरे हो जाते हैं तो आने वाले भविष्य में तेजस मार्क 1 के साथ ये मिसाइल हमें सुखोई 30 MKI, राफेल और तेजस मार्क 2 जैसे प्लेटफॉर्म में देखने को मिल सकती है। हालांकि अभी इनके टेस्ट की शुरुआत ही हुई है और फेज 3 के जो ट्रायल है इनके रिजल्ट ये डिसाइड करेंगे कि इस मिसाइल का जो भविष्य है वो क्या होने वाला है और कैसे एक्टिव सर्विस में ये मिसाइल यूटिलाइज की जाएगी। पाकिस्तान सही से झूठ भी नहीं बोल पाता, या यूं कह लें पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा की उम्र बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होती। ये चीजें अब साबित हो चुकी हैं। आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर में जब भारत ने पाकिस्तान को रौंदा था और पाकिस्तान के 11 एयरबेसेस को तबाह किया था, तो पाकिस्तान वैसे तो दुनिया के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं था और फिर वहां से पाकिस्तान ने जो डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन है उसको शुरू किया, या यूं कह लें जो मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन है उसको शुरू किया। और उन्होंने अपनी साख बचाने के लिए बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी सबूत के ये क्लेम करना शुरू कर दिया कि हमने भारत के 6 राफेल फाइटर्स मार गिराए। दिक्कत की बात यह है कि उन्होंने इससे रिलेटेड कोई प्रूफ नहीं दिया, बल्कि उन्होंने एक फेक जो लेटर है उसको जारी किया, ये कहते हुए कि डसाल्ट एविएशन ने ये लेटर जारी किया है और फ्रांस की तरफ से ये लेटर जारी किया गया है, जहां पर ये चीजें एडमिट करी गई हैं कि फ्रांस के जो राफेल फाइटर हैं ये ऑपरेशन सिंदूर में मार गिराए गए हैं। लेकिन अब फ्रांस की मीडिया ने इसको बर्स्ट किया है। फ्रांस की मीडिया ने पाकिस्तानी क्लेम को सबूत के साथ बर्स्ट किया है, जहां पर उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान ने जानबूझकर डसाल्ट को टारगेट किया था और ये एक मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन थी। उनके पास ना तो कोई वैलिड प्रूफ थे, ना ही उन्होंने कोई प्रूफ सामने रखे और ना ही फ्रांस की तरफ से कभी ऐसा कोई लेटर जारी किया गया। दरअसल ये एक पाकिस्तान का ऑपरेशन था, जो कि पाकिस्तान के सेल्फ प्रोक्लेम जो पाकिस्तानी डिजिटल कम्युनिकेशन एक्सपर्ट हैं उनके तरफ से चलाया गया था। लेकिन इसकी बखिया तो उसी दिन उधेड़ दी गई थी जब दुनिया ने इसके प्रूफ मांगे थे और इसके जवाब में पाकिस्तान ने एआई जनरेटेड जो इमेजरी है वो जारी करी थी। और जो रॉयटर्स या फिर दूसरे जो प्रतिष्ठित मैगजीन्स और न्यूज़पेपर है वहाँ पर बैठे जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, अब जाहिर सी बात है अब उस समय हमने ये चीज़ साबित भी करी थी कि कैसे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट की तरफ से जो लिखे गए आर्टिकल है उन्हीं का हवाला पाकिस्तानी मीडिया दे रही थी और पाकिस्तानी मीडिया का हवाला वो लोग दे रहे थे। तो ये चीज़ें पहले ही बर्स्ट हो चुकी थी, लेकिन अब फ्रेंच मीडिया यहाँ पर खुलकर खेल रही है और पाकिस्तान को अब हर जगह से जो लताड़ है वो मिल रही है। खैर, ये काफ़ी प्रोफेशनल बेशरम है, इन्हें वैसे भी शर्म नहीं आती। हम सब जानते हैं कि मौजूदा और जो भविष्य की लड़ाइयाँ होंगी उनमें जो ह्यूमन सोल्जर्स हैं उनकी तुलना में जो ड्रोन्स हैं, रोबोट्स हैं, ये ज़्यादा पैमाने पर युद्ध लड़ेंगे। और ये चीज़ें हमने मल्टीपल वॉर्स और कॉन्फ्लिक्ट में देखी हैं, फिर चाहे वो रशिया यूक्रेन युद्ध हो या फिर ऑपरेशन सिंदूर हो। और इसी के लिए भारतीय थल सेना अब खुद को तैयार कर रही है। भारतीय थल सेना को लेकर एक बहुत बड़ी रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर भारतीय थल सेना फिलहाल 850 कामिकाजी ड्रोन्स की खरीद करने वाली है। इसके लिए बाकायदा भारतीय थल सेना की तरफ से 850 कामिकाजी ड्रोन्स की खरीद के लिए जो मंजूरी है ये दे दी गई है और ये खरीद तकरीबन 2000 करोड़ रुपए की होने वाली है। रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि भारतीय थल सेना आने वाले भविष्य में नियरली 30,000 सिस्टम्स को इंडक्ट करने वाली है, यानी 1000 2000 नहीं बल्कि टोटल 30,000 जो सिस्टम है या कामिकाजी ड्रोन्स हैं
ये भारतीय थल सेना की तरफ से इंडक्ट किए जाएंगे। यहाँ पर प्लानिंग इस विषय पे भी चल रही है कि जो इन्फेंट्री बटालियन है या प्रत्येक इन्फेंट्री बटालियन है, उन्हें आशनी प्लाटून से इक्विप किया जाएगा, या उन्हें ये उनकी खुद की एक आसनी प्लाटून होगी जो कि स्ट्राइक ड्रोन्स को ऑपरेट करेगी और एनिमी पोजीशंस को डिस्ट्रॉय करेगी। जी हाँ, आपने सही सुना। ये जो ड्रोन्स हैं ये बेसिकली स्वदेशी तौर पर विकसित किए जाएंगे और इन्हें भारतीय थल सेना की तरफ से बड़ी संख्या में खरीदा जाएगा। और इनका परिणाम कितना घातक होता है इसके बारे में बखूबी आप सब जानते हैं, और हम सब ने देखा है कि कैसे भारतीय लोइटरिंग म्यूनिशन ने पाकिस्तान में जो एयर बेसेस है उनको टारगेट किया था और पाकिस्तानी जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है उनको भी निशाना बनाया था। इनफैक्ट अगर आप रशिया यूक्रेन वॉर को देखें तो वहां पर बड़े पैमाने पर जो कामिकाजी ड्रोन्स हैं वो यूज किए जा रहे हैं अभी भी, और उनसे जो तबाही हुई है उसकी तुलना करना या उसका आकलन करना अपने आप में बहुत ज्यादा मुश्किल है। और अब इसी राह में भारतीय थल सेना पहुंच चुकी है कि फ्यूचर वॉरफेयर में जो ह्यूमन सोल्जर्स हैं वो तो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो कामिकाजी ड्रोन के हिस्से की जिम्मेदारी है उसका निर्वहन कामिकाजी ड्रोन्स को ऑपरेट करने वाली प्लाटून की तरफ से किया जाएगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है भारतीय वायुसेना को लेकर के, जहां पर भारतीय वायुसेना हेडक्वार्टर्स की तरफ से एक बड़ा फैसला किया जा रहा है, जहां पर बहुत जल्दी भारतीय वायुसेना अपने जो मिराज 2000 फाइटर एयरक्राफ्ट है इनकी कैपेबिलिटी का जो कायाकल्प है वो करने वाली है। आप सबको पता है कि मिराज 2000 अब धीरे धीरे मौजूदा वॉरफेयर के हिसाब से आउटडेटेड होते जा रहे हैं। इनफैक्ट अगर आज हमारे पास तेजस मार्क 2 उपलब्ध होते तो शायद हम लोग मिराज 2000 के रिटायरमेंट को भी बहुत नज़दीकी से देखते, लेकिन अब क्योंकि ये एक लंबे समय तक भारतीय वायुसेना की सर्विस में रहेंगे और इसी के मद्देनजर भारतीय वायुसेना हेडक्वार्टर्स की तरफ से एक बड़ा फैसला बहुत जल्दी लिया जाएगा, जहां पर रिपोर्ट्स बता रही हैं कि भारतीय वायुसेना अपने जो मिराज 2000 की फ्लीट है इन्हें अस्त्र मार्क 1 जैसी घातक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल से इक्विप करने वाली है। अस्त्र मिसाइल लोकली भारत में विकसित करी गई है और इसे एक कैपेबिलिटी गैप को फिल करने के उद्देश्य से मिराज 2000 में इंडक्ट किए जाने की बात की गई है। और इन्हें क्योंकि काफी लंबे समय से एमबीडीए के साथ ये बातचीत चल रही थी कि इन्हें मेटियोर से इक्विप किया जाए, लेकिन उस समय एमबीडीए ने हाथ खड़े कर लिए थे ये कहते हुए कि करंट रेडार जो मीटियोर मिसाइल है उसके लिए कंपैटिबल नहीं है। और सवाल अभी भी यही है कि करंट रेडार सिस्टम के साथ अस्त्र मिसाइल को क्या हम फुल पोटेंशियल पे यूज कर पाएंगे, क्योंकि अभी तक मिराज 2000 अपनी बीवीआर कॉम्बैट कैपेबिलिटी की पूर्ति के लिए जो मिका आईआर और आरएफ मिसाइल्स हैं इन पे डिपेंडेंट था, जिसकी रेंज 150 से 160 किलोमीटर की है। लेकिन अब मिराज 2000-5 जो कि अपग्रेडेड है, इनको फिलहाल जो अस्त्र मिसाइल है उससे इंटीग्रेट करने के बारे में विचार किया जा रहा है। हालांकि ये प्रक्रिया कैसे होगी, कब तक पूरी होगी, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि भारतीय वायुसेना के मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत ये काम किया जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।